हेलो दोस्तों, रैक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेसन से स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है परिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या होता क्या है। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेन बात यह है कि p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप उदाहरण में देख लीजिए कि 0 है, तो 0 है तो इसके नीचे एक दे सकते हैं। तो यहाँ पर q का मान क्या हो गया, 1 है, मतलब कि q 0 नहीं है। q 0 नहीं है इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। ये -5 है तो -5 के बटा में 1 है, तो q यहाँ पे भी 0 नहीं है। इस प्रकार से 3/5 परिमेय संख्या है, -7/12 परिमेय संख्या है। तो बहुत सारा और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर इस संख्या की जरूरत क्यों पड़ा। तो दोस्तों, सारी संख्या की जरूरत एक समीकरण को सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ा है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक समीकरण है x + 2 = 13। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे कि 13 आएगा। तो x बराबर 11 रखेंगे ना, तभी तो 11 + 2 13 हो जाएगा। तो 11 क्या है, एक प्रकृत संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकृत संख्या का नाम दिए, मतलब कि 11 को प्रकृत संख्या का नाम दिए। और फिर आपके पास दूसरा समीकरण है x + 5 = 5। तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो 0 + 5 = 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या हो गया, क्योंकि प्रकृत संख्या तो है नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण संख्या को खोज किए। और आपके पास तीसरा समीकरण आया x + 18 = 5। तो इस समीकरण में x का मान क्या रखेंगे कि 5 आ जाए। तो x की जगह पे -13 रखना पड़ेगा आपको। और ये -13 ना तो प्रकृत संख्या है ना ही पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से एक और नया संख्या को हमने खोज किया, जिसका नाम रखा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपको पता होगा, इसमें धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है। मतलब कि प्लस वाला आ गया, +3 +2, इसमें -3 -2 ये सब आएगा। और चौथा समीकरण अगर आपके पास आ गया 2x = 3, तो यहाँ पे x का जगह पे क्या रखेंगे कि 3 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो x का मान आता है वो 3/2 आता है। और फिर एक दूसरा समीकरण देखिए 5x + 7। तो इसमें x की जगह पर -7/5 रखते हैं तो आपको मिलता है 0। तो कुल मिलाकर अब x = 3/2 और -7/5, ये तो ना ही प्रकृत संख्या है, ना ही पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक संख्या है। तो इसको हम लोग नाम दिए परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, क्योंकि ये -7 यहाँ पर p हो गया और 5 हो गया q। तो ये p बटा q के रूप में हो गया और q 0 भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये था इसका उदाहरण। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में और भी क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्या में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का गुणधर्म, जिसमें हम लोग संवृत्त नियम पढ़ेंगे, कर्म विनियता नियम पढ़ेंगे, साहचर्यता नियम पढ़ेंगे। उसके बाद तत्समक पढ़ेंगे, इसमें भी 2 है, योग तत्समक, गुणात्मक तत्समक। प्रतिलोम, इसमें योग प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ये गलत है, इसको प्रतिलोम कर लीजिएगा। फिर पढ़ेंगे योग एवं व्यवकलन का गुणन पर वितरण। ये सब आगे पढ़ेंगे, आप लोग देखिएगा। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण देखेंगे। और फिर 2 परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संवृत्त या फिर संवरक नियम, इसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। ये नियम कहता क्या है। संवृत्त का मतलब होता है कि स्वयं जैसा, मतलब कि वह स्वयं के जैसा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का ये योग है आपके पास। योग को चेक करना है कि आपको चेक करना है कि योग संवृत्त है कि नहीं। तो आपको 2 पूर्ण संख्या लेना है, मतलब दोनों पूर्ण संख्या को जोड़ना है, तो वो भी एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, तो भी हम बोलेंगे कि वो संवृत्त है।
जैसे कि आपके पास एक 3 है पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने पर 8 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब संवृत है। व्यवकलन, व्यवकलन घटाव, तो दो पूर्ण संख्या लीजिए, एक 3 लीजिए, एक 5 लीजिए, इन दोनों को घटा के देखिए, -2 पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब कि दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पे पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह संवृत नियम नहीं है। और गुणन में देखेंगे तो इसमें भी देखिए, एक पूर्ण संख्या 2 हो गया, 3 भी पूर्ण संख्या हो गया, गुणा किए तो पूर्ण संख्या आ गया, इसका मतलब संवृत है। भाग में 2/3 यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं आया, तो इसमें भी संवृत नहीं है। और अब देखते हैं दूसरा पूर्णांक संख्या में क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या का योग देखते हैं। पूर्णांक संख्या का योग में देखेंगे, ले लीजिए जैसे कि -3 है आपको और +2 है, तो दो पूर्णांक संख्या हो गया ये -3 और 2, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये भी पूर्णांक संख्या है -1, इसलिए यह संवृत नियम को मानता है। अब घटाव का चेक करते हैं। घटाव में -3 एक पूर्णांक है और 2 एक पूर्णांक है, तो -3 - 2 -5 आ गया, -5 भी एक पूर्णांक है, इसलिए घटाव भी संवृत नियम को मानता है। और गुणा में चेक करते हैं, -3 - 2 +6, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, तो इस प्रकार से आप चेक करते हैं, कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे संवृत नियम नहीं है, क्यों, आप लोग समझ गए होंगे, ये परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अब परिमेय संख्या को देखते हैं। दो परिमेय संख्या का योग देखेंगे, दो परिमेय संख्या का घटाव देखेंगे, दो परिमेय संख्या का गुणा देखेंगे, दो परिमेय संख्या को भागा देखेंगे। अगर जोड़ने पर परिमेय संख्या आता है तो यह संवृत है, घटाने पर परिमेय संख्या आता है संवृत है, गुणा करने पर परिमेय संख्या आता है संवृत है, भागा देने पे भी परिमेय संख्या आता है संवृत है, लेकिन संवृत नहीं है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें एक अपवाद है, 0। यदि शून्य को शामिल नहीं करें तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी संवृत हो जाएगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, जैसे आपके पास 2 है, 2/0 आ गया, तो ये शून्य आ गया ना, तो हम लोग बोले थे कि P/Q के रूप में लिखेंगे तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर Q 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब संवृत नियम आप लोग समझ चुके होंगे। संवृत नियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज संख्या को वैसे ही संख्या से जोड़ने पर वही संख्या आना चाहिए। जैसे दो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं, तो दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, तो ही उसको संवृत बोलेंगे। या फिर पूर्णांक संख्या लेंगे, तो दो पूर्णांक संख्या को जोड़ रहे हैं, तो दोनों जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो भी पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि वह संवृत है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कर्म विनिमयता नियम। कर्म विनिमयता नियम को इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि बराबर के उस साइड जो कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास A और B है, A और B है, तो बराबर के उस साइड A B है, तो बराबर के इधर साइड में B A कर दीजिए उसको। मतलब समझिए, जैसे कि ये 2 + 3 बराबर 3 + 2, तो इधर में A था 2 और 3 था, लेकिन बराबर के इधर में 3 और 2 कर दिए, फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे कर्म विनिमयता नियम। मतलब कि यह कर्म विनिमयता नियम को लागू करता है। आइए एक एक करके समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का योग चेक करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि A + B बराबर B + A, ये सिद्ध करना है। अगर सही आ गया तो इसका मतलब योग में कर्म विनिमयता नियम लगेगा। किसका योग? पूर्ण संख्या का योग, ध्यान रहे। तो जैसे में एक 3 ले लीजिए पूर्ण संख्या, 5 ले लीजिए पूर्ण संख्या। अब 5 को 3 की जगह पे कर दीजिए और 3 को 5 की जगह पे ले जाइए।
तो 5 + 3 ये भी 8, ये भी 8, मतलब 8 = 8। इसका मतलब कि योग कर्म विनेयता नियम को मानता है। व्यवकलन करके देख लीजिए, मतलब घटाव करके देख लीजिए। 3 में से 5 घटाइए और 5 में से 3 घटाइए, क्या बराबर आता है? नहीं आता है। इसका मतलब कि व्यवकलन में कर्म विनेयता नियम नहीं लगेगा। इसी तरह गुणा का चेक कर लीजिए। 3 × 5 = 5 × 3 दोनों बराबर आता है, 15 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब गुणा में कर्म विनेयता नियम लगेगा। तो यही आपको मेन यही ध्यान रखना है। देखिए ये वाला सब है, ये सब है। ये भाग का हो गया, भाग का भी चेक कर लीजिए, बराबर नहीं आता है। लेकिन भाग में ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ए और बी दोनों बराबर है तो फिर कर्म विनेयता नियम लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कर्म विनिमेयता नियम को भी पढ़ लिया। तो पूर्ण संख्या हमने देख लिया। अब देखिए एक नोट डाल के देखिए इसमें कि अतः हमने ऊपर में देखा कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणाकार परम क्रम विनिमेयता नियम सत्य है, लेकिन व्यवकलन यानी कि घटाव तथा भाग के लिए क्रम विनिमेयता नियम सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों संख्या बराबर न हो। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर तो ये भाग देने पे एक एक आ जाएगा ना। तो इसलिए सिर्फ योग और गुणा इसी दोनों में क्रम विनिमेयता नियम लागू होगा पूर्ण संख्या के लिए। समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या में क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या में आपको पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं -5 -3 +2 ये सब आएगा। तो इसको भी देखिएगा एकदम वैसे ही खुद से करके देखिएगा। इसमें ए की जगह पर कुछ मान लीजिए -7 रख लीजिए, बी की जगह पर आप +2 रख लीजिए बराबर, फिर इसको पलट के देखिए +2 -7 दोनों बराबर आता है। इसलिए योग में कर्म विनिमेयता नियम लागू होता है, घटाव में नहीं लागू होता है, गुणा में लागू होगा, भाग में लागू नहीं होगा। आप सब में एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मैं देखिए भागा वाला एक बता देता हूँ कि a = 2 ले लीजिए, b = 3 ले लीजिए। तो 2 / 3 और 3 / 2 क्या बराबर है आपस में? नहीं होगा। इसलिए भागा में कर्म विनिमेयता नियम नहीं लगता है। फिर वैसे ही परिमेय संख्या को भी ले लीजिए। परिमेय संख्या का उदाहरण आप लोग जानते हैं, 1/2, 3/2 ऐसा कुछ, 5/7 या फिर 5। हमने अभी थोड़ा देर पहले परिमेय संख्या को पढ़ा था। तो दो परिमेय संख्या लेकर देख लीजिए। तो योग में होगा, घटाव में नहीं होगा, गुणा में होगा, भाग में नहीं होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बस। अब तीसरा आता है साहचर्य या फिर साहचर्यता। तो साहचर्यता नियम बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसमें क्या होगा ना कि हम लोग 3 लेंगे, ए बी सी 3 या फिर 4 या फिर 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी काम हम इन दोनों के साथ कर रहे हैं एक साथ लेकर, वही काम अगर उसको ये पहले वाला को छोड़कर अब इसके साथ किया जाए तो वो भी दोनों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब कि जैसे कि योग है आपको, तो आपको 2, 3 और 5 दिया है, इसको जोड़ना है। तो आप पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए और फिर बाद में इसको जोड़ दीजिएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, और 2 को फिर एक अलग से जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो हमने पहले 5 और 3 को जोड़ा था, अब आप 2 और 3 को एक साथ जोड़िए तो ये हो गया 5 और ये 5, 10 हो गया। सॉरी ये 10 हो गया यहाँ पे, 8 2 10। तो ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या का योग में साहचर्यता नियम लागू हो जाता है। अब इसे ही घटाव को देखेंगे तो घटाव का कुछ 2 + 3 -5, फिर 2 -3 -5, ये आप लेकर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। फिर गुणज नियम देखते हैं। गुणज नियम में a × b × c बराबर
ए गुणे बी गुणे सी, अगर दो को एक साथ लेते हैं या फिर ये दोनों को एक साथ लेते हैं तो दोनों बराबर ही आएगा। इसको आप चेक कर लेते हैं। इसको जैसे एक जगह पर 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, तो 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24। अब देखिए यहाँ पे 3 4 को एक साथ करते हैं, 4 3 12, 12 में 2 से 1 उड़ेंगे 24, मतलब दोनों बराबर आ जा रहा है। इस प्रकार से गुणज नियम भी सहचरिता को मानता है। अब भाग नियम देखते हैं। भाग में ए भागे बी भागे सी या फिर ए भागे बी भागे सी, मतलब कि एक बार ए बी को पहले भागा दीजिए, बाद में सी के साथ कीजिए, फिर एक बार लीजिए बी और सी के भागा दीजिए, ए को अलग से दीजिए, तो ये दोनों बराबर आपस में नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिएगा, कोई सा भी ले लीजिएगा संख्या, पूर्ण संख्या लीजिएगा कोई सा भी, तो आपको ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही देखिए अब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में भी आप चेक कीजिएगा तो सिर्फ योग और गुणा के साथ सहचरिता नियम लगता है। कोई पूर्णांक संख्या जैसे -3, 2 और 1, यही इसी को ले लीजिए, तो -3 और 2 को एक साथ जोड़िए, फिर -1 को अलग से जोड़िए, या फिर आप -3 को अलग रख दीजिए, -2 -1 को एक साथ जोड़ लीजिए, तो आपको दोनों बराबर आएगा। बराबर आ रहा है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या में योग सहचरिता नियम को मानता है। वैसे ही चेक करना सकते हैं आप। अब देखते हैं परिमेय संख्या में क्या होता है। परिमेय संख्या का देखिए योग चेक करते हैं कि योग में सहचरिता नियम लगता है कि नहीं लगता है। तो a प्लस बी को c के साथ जोड़िए या फिर b प्लस c को a के साथ जोड़िए, दोनों बराबर आता है। आप एक उदाहरण के साथ समझिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि -5/4 3/8 -7/6 में सहचर्यता नियम योग वाला सत्य है। तो चेक करते हैं, आइए। तो हम लोग क्या देखे थे कि ये बाईं तरफ वाला और दाईं तरफ वाला दोनों बराबर लाना है, तो अलग अलग चलिए करते हैं। ए की जगह पर हम लोग -5/4 ले लेते हैं, बी की जगह पर 3/8 ले लेते हैं, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। तो पहले ये बाईं तरफ वाला निकालते हैं, तो बाईं तरफ वाला a प्लस बी -5/4 प्लस 3/8, इसका बटा पे का जोड़ निकालते हैं, दोनों 4 और 8 का एलसीएम लेकर -7/8। फिर ये आपको पता होगा प्लस और माइनस मिल के माइनस हो जाता है, तो इस प्रकार से -7/8 आया इसका और इसका 7/6, तो इन दोनों का बटा पका माइनस निकाल दिए, तो बटा पका घटा निकाल दिए, तो घटा निकालने के बाद आपका ये आ गया -49/24। ठीक है। अब हम लोग क्या किए थे, ए और बी को एक साथ लिए थे, अब बी और सी को एक साथ लेते हैं, यही कहता है ना सहचरिता नियम। इसलिए अब बी और सी को एक साथ लेकर बटा पे का जोड़ इसका निकाल दिए, तो इसका बटा पे का जोड़ निकालिएगा तो आपको देखिए ये आएगा -19/24। फिर ये प्लस और माइनस का अंदर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होगा। इसका बटा पे का जोड़ निकालेंगे तो -49/24 आएगा, मतलब कि बाईं तरफ वाला और दाईं तरफ वाला दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब कि ये सिद्ध हो गया कि सहचरिता नियम परिमेय संख्या के योग में सही है। तो उसी तरह से दोस्तों व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ए की जगह पे कुछ ले लीजिए, बी की जगह पे कुछ ले लीजिए, सी की जगह पे कुछ ले लीजिए, उसका बाईं तरफ का निकालिए और इसके दाईं तरफ का भी निकालिए, आपस में देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। हमने आपको ये उदाहरण करके ऊपर में दिखाया था, वैसे ही सारा चेक करना है, बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ये नियम नहीं लग रहा है। घटाव में नहीं लग रहा है और भाग में नहीं लग रहा है, गुणा में लग रहा है, जोड़ में लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने तीनों नियम को देख लिया। हमने सम्मिलित नियम देखा, क्रम विनिमेयता नियम देखा और ये सहचारिता नियम देख लिया, तीनों देख लिया। अब बारी आता है तत्समक का। तत्समक होता क्या है? तत्समक मतलब कि जो है वही मिलना। जैसे कि तत्समक में दो होता है, एक योज्य तत्समक और एक होता है गुणात्मक तत्समक।
तो योज्य तत्समक का मतलब हुआ कि क्या चीज जोड़ा जाए कि संख्या में कुछ भी बदलाव ना हो। आपके पास मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण देख लीजिए, 3 है, तो 3 में आप क्या चीज जोड़ेंगे कि कोई बदलाव ना आए, 3 का 3 ही आए। तो 3 में 0 जोड़ेंगे तभी तो 3 का 3 आएगा ना। तो इसलिए 3 एक योज्य तत्समक हो गया। मतलब क्या जोड़े, योज मतलब जोड़ना, तो क्या जोड़े कि कोई बदलाव ना हो। तो 0 एक योज्य तत्समक है, क्योंकि इसे पूर्णांक तथा परमेय किसी एक को भी ले लीजिए, पूर्ण पूर्णांक तथा परमेय संख्या में जोड़ने पर योगफल में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। समझ गए? तो अब देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? जैसे कि ये था यूज, मतलब कि जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब वैसे ही गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 3 है, तो 3 में क्या गुणा करेंगे कि 3 ही आएगा, 1 गुणा करेंगे ना। तो इसलिए 3 का जो 1 है वो गुणात्मक तत्समक है। देखिए, ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर गुणनफल में कोई बदलाव न हो। अब इसका ये है जैसे कि 1 गुणात्मक तत्समक है, 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। योग्य तत्समक में क्या था? 0। योग्य तत्समक में 0 था, गुणात्मक तत्समक में 1 है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करके देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं होगा। 0 को छोड़कर, क्योंकि अगर 1 को आप 0 से गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए संख्या। तो हमने तत्समक देख लिया। अब आइए देखते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम भी 2 प्रकार का है, एक योग्य प्रतिलोम और एक व्युत्क्रम प्रतिलोम। वो भी उसी के जैसा है। जैसे कि देखिए, योग्य प्रतिलोम को ऋणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, और जो गुणात्मक प्रतिलोम हो इसको व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलते हैं। मतलब गुणात्मक को व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोलता है, और इसी को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। और योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक प्रतिलोम भी बोलता है, और इसको इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? जब 2 संख्याओं का योग 0 हो तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की योग्य प्रतिलोम हैं। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। 2 संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। जैसे कि a बटा b है, a बटा b में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा? तो a बटा b में माइनस a बटा b जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा ना। जैसे कि आपके पास 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 2 में -2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए 2 का प्रतिलोम -2 होगा, -5 का प्रतिलोम +5 होगा। तो योग्य प्रतिलोम, योग्य का मतलब जोड़ना, क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या 0 हो जाए। तो कुल मिला के आपको कोई भी संख्या दिया है, उसमें बस माइनस लगा दीजिए बाहर में। अगर आपको -5 दिया है तो माइनस लगाएंगे बाहर में, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, +5 हो जाएगा। तो इसलिए -5 का +5 हो जाएगा योग्य प्रतिलोम। उसी तरह व्युत्क्रम प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाती है। इसमें ध्यान रखना चाहिए, संख्या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो गया तो उसका गुणा करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि 2 में क्या गुणा करेंगे कि 1 आएगा। तो 2 में 1/2 से गुणा करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। 2 से 2 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। इसी प्रकार -5/2 में क्या गुणा करेंगे कि 1 आएगा। तो मतलब कि -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? तो बस कुछ नहीं, संख्या को उलाट देना है। तो 2/5 को माइनस कर लीजिए, तो उलाट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे कि ये 5/2 था और -2/5 था, गुणा करके देखिए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा
5 से 5 कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। यानी कि हमने देखा कि योज्य प्रतिलोम में दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो क्या करना है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो उसमें माइनस से गुणा कर देना है, मतलब माइनस लगा देना है। अगर व्युत्क्रम प्रतिलोम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो इसका मतलब गुणा करना है, गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने पर 0 आना चाहिए, वो हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, और गुणा करने पर 1 आना चाहिए, वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणा करने में जो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसके लिए क्या करना है, जो भी संख्या दिया है आपको उसको उलट देना है, और चिन्ह भी वैसा ही रखना है। जैसे कि माइनस है तो माइनस चिन्ह रखिएगा, तभी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, प्लस 1 लाना है ना आपको। तो ये इस प्रकार से ये अपना खत्म होता है। अब देखिए एक और अंतिम बच रहा है, वितरण नियम। वितरण नियम क्या है? वितरण नियम ये बोलता है कि जैसे कि किसी भी संख्या को अलग अलग, जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है, ए गुणे बी प्लस सी माइनस डी, तो ये जो अलग है इसको हम लोग अलग अलग वितरण कर सकते हैं। ए गुणे बी कर सकते हैं, ये प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, ये प्लस बीच में प्लस, फिर ये ए गुणे सी, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। मतलब कि ए गुणे बी एक बार किए, एक बार ए गुणे सी किए, एक बार ए गुणे डी किए, तीनों को अलग अलग वितरण कर दिए, इसी को बोलते हैं वितरण नियम। और बीच में जो प्लस था तो प्लस ही लगा दिए, और ये माइनस था तो इसको माइनस ही लेके यहाँ पे लगा दिए। इस प्रकार से वितरण करते हैं। देखिए ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए, योग पर गुणन का प्रतिलोम, मतलब ये गुणन का प्रतिलोम, योग पर, और व्यवकलन मतलब घटाव पर गुणन का प्रतिलोम, गुणन का वितरण, सॉरी। तो यह है, ये जोड़ पे देख रहे हैं हम लोग। तो जोड़ पे क्या करना है, बी प्लस सी है गुणे ए है, तो ए को ए गुणे बी अलग से कर सकते हैं, फिर ए गुणे सी ऐसे लिख सकते हैं, फिर घटाव दिया है तो ए गुणे बी, तो इसको लिख कर यहाँ पे लिख दिए, फिर ए गुणे सी इसको यहाँ पे लिख दिए, और बीच में घटा था तो घटा लगा दिए। इसी दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, तो आपको इसे समझ में नहीं आया होगा तो एक उदाहरण देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है 5 गुणे 3 प्लस 31, तो क्या कीजिए आप 5 को 3 को अलग कर लीजिए, प्लस है बीच में तो प्लस लगा दीजिए, फिर 5 गुणे 31 इसको अलग अलग जोड़ लीजिए, 5 15, फिर 5 गुणे 31 निकाल लीजिएगा तो 155 आ जाएगा, तो ये 170 आ गया। तो ये होता है वितरण, जैसे कि 5 को 3 के साथ अलग कर दिए और 5 को 31 के साथ अलग कर दिए। तो ये कौन सा था वितरण, ये वाला था, योग पर गुणन का वितरण। ये गुणा है और ये योग है, तो योग पे गुणन का वितरण। अब दूसरा देखते हैं उदाहरण, -3/4 है, गुणे है, और ये ब्रैकेट के अंदर है 2/3 गुणे 2/3 प्लस -5/6। तो इसको क्या करेंगे, वितरण नियम से करना है हम लोग को। तो वितरण नियम से कर रहे हैं तो इसको इसके साथ पहले गुणा करेंगे, -3/4 गुणे 2/3, ये रहा -3/4 गुणे 2/3, प्लस का प्लस आ गया बीच में, और फिर -3/4 गुणे -5/6 इसको कर दिए, ये रहा -3/4 गुणे -5/6। अब ये दोनों को एक साथ निकालेंगे और ये दोनों को एक साथ निकालेंगे, फिर अंत में जोड़ देंगे। तो देखिए, तो -3/4 गुणे 2/3, तो इसको क्या किया, 3 से 3 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, फिर ये 2 से 4 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1/2 बच गया। वैसे ही इसको क्या किए, 3 से 6 कटा दिए 2 बार में, और तो ऊपर में ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +5 बन गया, और ये 4 गुणे 2 8 बन गया। तो ये -1/2, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, तो -1/2 प्लस 5/8, इन दोनों को जोड़ने पे आपको +1/8। ये कैसे आया, देखिए बटा पे का जोड़ निकालना जानते होंगे, -4 + 5। तो बटा पे का जोड़ निकालने का नियम क्या होता है कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो
तो प्लस माइनस होता है तो घटा देते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसका चिन्ह लिखते हैं। तो 5 का चिन्ह प्लस आया तो प्लस को हम लोग लिखते भी हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब प्लस एक छिपा होता है। तो ये हो गया आपका 1/8 आंसर। तो आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण में तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये दिया है 7 गुणे -3/12, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है। फिर प्लस 7/5 गुणे 5/12, ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो इसको आप 2 नियम से कर सकते हैं। सबसे पहला तो साधारण वाला नियम। सबसे पहले साधारण नियम से देखिए कि आप क्या करते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सबसे पहले गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट वाला को फिर गुणा करेंगे। तो इस ब्रैकेट वाला को गुणा कैसे करेंगे, फिर ऊपर वाला को ऊपर गुणा कर दिए, नीचे वाला को नीचे गुणा कर दिए, ये तो ये आ गया। फिर इस ब्रैकेट को किए, ये 5 से 5 कट गया तो आ गया आपको 7/12। तो इसका बटा पकड़ जोड़ निकाल दिए तो ये आ गया। बटा पकड़ जोड़ निकालना आपको आता होगा, 7/30 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा नियम क्या है जो हमने पढ़ा अभी, वितरण नियम। ये आपको वितरण करके ही दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, ए गुणे बी प्लस सी हो तो ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 7/5 आपका ए है, अब बी की जगह पर -3/12, और ये 7/5 हो गया ए, 5/12 बी। तो ये वाला आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये जो बाई तरफ वाला पूरा दिया गया आपको। तो इसको आप ऐसे लिखना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यही तो वितरण नियम है। तो ये दोनों में से क्या कर दिए, 7/5 को बाहर ले लिए, इसको बोलते हैं मतलब कॉमन लेना। दोनों में से कॉमन निकाल दिए। तो दोनों में से कॉमन निकाल दिए, तो कॉमन निकाल दिए तो आपको, तो ये 7/5 कॉमन निकाल दिए। 7/5 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, देखिए 7/5 दोनों में से कॉमन निकाल दिए तो ब्रैकेट के अंदर आपको -3/12 बचेगा, प्लस 5/12 बचेगा। आप समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलिएगा, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा। तो ये 7/5 गुणे ये ब्रैकेट के अंदर बटा का जोड़ इसका निकाल दीजिए। तो ये बटा का जोड़ निकाल दिए, देखिए तो 2/12 आया, फिर इसको कटा दिए तो 1/6 आया, तो 1/6 आ गया इसका बटा का जोड़। ये 7/5 था, वो तो वैसे ही चलता रहेगा यहाँ तक। अब इसको अंत में गुणा कर दिए तो आ गया 60/30। देखिए दोनों नियम से करके देखा हमने, बराबर आ रहा है, दोनों नियम से बराबर आएगा। लेकिन ये वाला जो नियम है ना, ये ज़्यादा अच्छा नियम है, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये वितरण वाला नियम से आप कॉमन निकालना जिसको बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो गुणा करना पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया एक उदाहरण। इस उदाहरण को आप अच्छे से बिना देखे बना लीजिएगा एक बार अपने कॉपी पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए अब क्वेश्चन करते हैं एक इसका। जैसे कि आपको दिया हुआ है -3/2 प्लस 4/5 का योग प्रतिलोम क्या हो गया। तो इसका योग प्रतिलोम निकालना है। योग प्रतिलोम क्या होता है कि किसी संख्या को योग करने पे मतलब जोड़ने पे 0 आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो इसका सबसे पहले बटा पर जोड़ निकाल लेते हैं। इसको हल करके बटा पर जोड़ निकालिए तो ये आ गया -7/10, -7/10 आ गया। तो इसका योग प्रतिलोम पूछ रहा है, तो योग प्रतिलोम क्या है, -7/10 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आएगा, प्लस 7/10 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको बस माइनस लगा दीजिए। तो -7 में माइनस लगाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस 7/10, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको अगर आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, मैं आपको चेक कर लूँगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं अगले दिन इसका आंसर बता दूंगा। ये -4/5 प्लस 3/10 माइनस 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब देखिए हमने ये सब पढ़ लिया है, उसी को छोटा रूप में मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि हम लोग सब पढ़ लिए। सन्निहित नियम हमने पढ़ा कि योग में अगर परिमेय संख्या हो तो यह लगता है सन्निहित नियम। व्यवकलन में भी होता है, गुणा में भी होता है, भाग में नहीं होता है।
पूर्णांक में योग सम्मिलित होता है क्या? हाँ होता है। पूर्णांक में घटाव सम्मिलित होता है क्या? हाँ होता है। गुणन में होता है, भाग में नहीं होता है। अगर पूर्ण संख्या लिया जाए, दो पूर्ण संख्या को योग करने पर सम्मिलित नियम लगता है क्या? हाँ लगता है। घटाने पे नहीं लगता है, गुणा करने पे होता है, भाग करने पे नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप, वही हमने पहले पढ़ चुका है, वो उसी को बस एक अलग से दे दिया हूँ आपको, कि ताकि आप इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा तो इसको याद कर लीजिएगा ना, इसको समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। वैसे ही क्रम विनियता या फिर साहचर्यता, दोनों का ये क्रम विनियता या फिर साहचर्यता, ये दोनों में यही होता है। जैसे कि जितना भी घटाव है और भागा है, इसमें ये दोनों के दोनों सही नहीं होता है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको ध्यान में देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साहचर्यता नियम कैसे लगता है और क्रम विनियता नियम कैसे लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को पहले आप बिना देखे क्वेश्चन को लिख लीजिए और क्वेश्चन को लिख के अपना कॉपी पे बना के चेक कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। देखिए आइए देखिए, 2/5 गुणे -3/7 -1/14 -3/7 गुणे 3/5। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग ने ये देखा कि 3/7 दोनों जगह मिल रहा है, तो क्यों ना इसको हम लोग एक जगह करके कॉमन निकाल लें। कैसे हम लोग कॉमन निकाले थे पिछला वाला क्वेश्चन में? कॉमन निकालना मतलब कि वितरण नियम का प्रयोग किया था हमने। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों को एक साथ ले लिया, 2/5 गुणे 3, और ये तीनों को एक जगह लिख लिया और इसको अलग कर दिया। अब देखिए -3/7 है तो इधर भी -3/7 आना चाहिए ना। तो क्या किया हमने, ये माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया, प्लस और अंदर में माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। करके देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस कीजिएगा तो ये वाला फिर आ जाएगा वापस। तो इसमें से -3/7 को हम लोग बाहर निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये ए गुणे बी प्लस बी गुणे ए गुणे बी गुणे ए गुणे सी, सॉरी इसको ये वाला वितरण नियम है, मैं जल्दी में थोड़ा गलत बोल दिया। ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ये वाला नियम पे। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है, इससे आपको ये लिखना है। देख रहे हैं, इसमें से हमने क्या किया, दोनों में से -3/7 को ले लिया बाहर कॉमन, तो अंदर में क्या बच गया, 2/5 प्लस 3/5, ये बच गया। ये वाला जो नियम था, इसी नियम को हमने यहाँ पे लगाया है। -1/14, तो फिर ये -3/7 गुणे इसका बटा पे जो निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 5/5 1 हो गया। तो इसको फिर देखिए, ये बटा पे घटाव निकाल दीजिए तो -1/2 आ गया। ये है आंसर। आपको समझ में नहीं आएगा तो पीछे से फिर से जाके देख लीजिएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ते के लास्ट में आपको हर रविवार को आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसको बना के रखना है आपको। तो ये प्रश्नावली 1.1 है, इसको आपको बना के रखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में भगा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक कर एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। बना के तैयार रखिएगा, अगले दिन मिलेंगे तो इसका वीडियो आपको लेकर आएंगे, जिसमें सारा क्वेश्चन का हल रहेगा। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। और देखिए, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको, इस क्वेश्चन का आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलान करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसको कर लिए मतलब कि आप सब कुछ समझ गए, इसलिए इसको जरूर कीजिएगा और ध्यान से सारा कॉपी पढ़ के उसके बाद कीजिएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं पहला बार ये वीडियो बनाया हूँ, तो हो सकता है कुछ इसमें गड़बड़ हो, तो मैं इसको सुधार करूँगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।